हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर जो होता है पेपर 02। तो यहाँ पे सबसे पहले दो जो है यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो यूनिट रहती है उसके अंदर जो पहला टॉपिक हमारा है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ये एक चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनोलेट के द्वारा हम कैसे कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिट फर्स्ट जो है उसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है इनोलेट के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। और ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको ये पोर्शन मिल जाएगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन कोर्स है ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो है वाया इनोलेट्स। अगर ये टॉपिक आप फर्दर स्टडी करेंगे, हायर स्टडीज के अंदर भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको जरूर मिलेगा। इससे टॉपिक की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। हम यहाँ पे काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स या कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण इनोलेट के द्वारा कैसे करते हैं, उस चैप्टर का सिलेबस ओवरव्यू जो है हम यहाँ पे करेंगे सिर्फ केवल चैप्टर का, जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो सिलेबस रहेगा वो सबसे पहली बात यहाँ पे हमें चेक करनी होती है अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी। हम यहाँ पे सीखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कौन कौन से कंपाउंड जो है उनके अंदर एसिडिक नेचर का होता है, कैसे आप चेक करते हैं कौन से कंपाउंड जो है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी कम होती है, कौन से में ज्यादा होती है। ये सारी बातें हम यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे सीखेंगे अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता को चेक करना। नंबर 2 जो हमारे पास पॉइंट रहेगा वो रहेगा डाई एथिल मेनोनेट व एथिल एसिडोएसिटेट का एल्कीनीकरण। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट, इसके अंदर हम यूज क्यों करते हैं, इस मतलब क्या है इस बात का कि कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण इनोलेट के द्वारा। तो होता क्या है, जब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फर्दर, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में भी आ जाएगी ये बात। यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो जितने भी हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनके सिंथेसिस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे वो सिंथेसाइज होते हैं इनोलेट के द्वारा। तो यहाँ पे जो डाई एथिल मेनोनेट और एथिल एसिडोएसिटेट है, इनका एल्कीनीकरण हम करना सीखेंगे। कहने का मतलब एल्काइल ग्रुप कैसे उनके अंदर ऐड किया जाता है, ये यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। नंबर 3 जो बात हमारे पास है वो है एथिल एसिटेट का संश्लेषण। एथिल एसिटेट जो है हमारे पास कंपाउंड है, उसका आप कैसे सिंथेसिस करते हैं, कैसे उसका संश्लेषण करते हैं, ये सीखेंगे। किसके द्वारा? क्लेजन संघनन के द्वारा। एक नए मेथड है क्लेजन कंडेंसेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक मेथड पढ़ेंगे क्लेजन कंडेंसेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे एथिल एसिडोएसिटेट की कीटो इनोल चलाव्यता। आपको पता है एक टोटोमेरिन जो होती है चलाव्यता होती है कीटो इनोल। ये कीटोन और इनोल दो फॉर्म है, एक कीटो और एक इनोल फॉर्म, दोनों के अंदर कैसे चलाव्यता होती है, कैसे टोटोमेरिज्म होती है, वो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट जो बात हमारे पास है नंबर 4 वो है 1,3 डाईथाइलेन का एल्कीनीकरण। यहाँ पे भी हमारे पास 1,3 डाईथाइलेन जो होता है उसका कैसे आप एल्कीनीकरण करेंगे, क्या होता है 1,3 डाईथाइलेन, ये सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अभी आप केवल जो है वो फोकस करिए किस पे, पाठ्यक्रम पे। हमारा जो सिलेबस जो रहने वाला है इस चैप्टर का उस पर फोकस करिए। लास्ट बात जो है वो है इनामिनों का एल्कीनीकरण व एसिलीकरण, एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ इनामीन्स। इनामीन जो हमारे होते हैं उनका आप कैसे एल्कीनीकरण करते हैं और कैसे आप उनका एसिलीकरण करते हैं, ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक हमारे पास सिर्फ चैप्टर जो है उसका सिलेबस है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। हम यहाँ पे पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या होता है इनोलेट, क्या इनोलेट का मतलब होता है, ये सारी बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा पहला टॉपिक जो रहता है अल्फा हाइड्रोजन का मतलब, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। हम यहाँ सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या होता है यहाँ पे हमारा जो इनोलेट है वो कैसे बनता है, कैसे रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होती है, कैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आप इस बात को जानते हैं कि हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं C डबल बॉन्ड, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इस पे आंशिक रूप से कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इस पर आंशिक रूप से कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। क्यों होता है ऐसा आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, विद्युत ऋणता का यहाँ पर अंतर होता है। तो कार्बन के आंशिक रूप से पॉजिटिव, ऑक्सीजन जो हमारे पास है उसके आंशिक रूप से नेगेटिव। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है Nu- जो है वो यहाँ पर अटैक करने की टेंडेंसी रखता है, वो यहाँ पे अटैक करना चाहता है। क्यों चाहता है, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो आप जानते हैं ये डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ शिफ्ट करेगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के सेंटर पे, ऑक्सीजन कहाँ से डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमारे पास जो स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा,
यहाँ पर आप लिख सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर कैसा चार्ज नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये प्रकृति किसकी होती है, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर जो कार्बन का सेंटर होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करता है और हमारे पास कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है। अब हमें यहाँ पे बात करनी है किसके बारे में, अब हमें यहाँ बात करनी है इनोलेट के द्वारा कि यहाँ पे कैसे आप जो है इनोलेट के द्वारा कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, मान लीजिए हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 CH2, यहाँ पर Mg और Br। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आप इसको RMGH भी कह सकते हैं। इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाता हूँ इसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये हमारे पास क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर है। और दूसरा हमारे पास क्या है, ये एसीटोन है। इतनी बात हम सब जानते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर भी जो है वो कार्बोनिल क्रियात्मक समूह यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और ये कार्बन का जो सेंटर है वो क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और यहाँ अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर यहाँ पे कैसा चार्ज होता है, डेल नेगेटिव होता है, और यहाँ पे कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव, या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो एल्काइल ग्रुप होता है उस पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारे पास मेटल वाला पार्ट होता है उस पे कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव पार्ट होता है। तो यहाँ से जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है एल्काइल ग्रुप, और कहाँ अटैक करता है कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर। जैसे ही अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड कहाँ से ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म हो नहीं सकते। और यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन पहले से तैयार बैठा है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींच लेगा, अपने ऊपर। और ये नेगेटिव पार्ट जो है जो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है वो कहाँ अटैक कर जाएगा, कार्बन के सेंटर पे। तो क्या स्थिति बनती है हमारे पास, देखेंगे यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे CH3 जो है उसके साथ कार्बन, यहाँ पे क्या बचेगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है CH3 इसको हमने छेड़ा ही नहीं, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CH2 और CH3। और जो MgBr है, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पॉजिटिव पोर्शन है, वो कहाँ रहेगा Mg और Br एज ए काउंटर आयन। ठीक है, वो इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबिलिटी दे रहा है। कौन, MgBr, जो पॉजिटिव पोर्शन हमारे पास है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखी है उसके अंदर यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में नया सिंगल बॉन्ड बन गया है। जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है उसमें आप देख रहे होंगे, जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन गया, नया सिंगल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने कार्बन कार्बन के नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी है। तो ऐसे बार बार रिपीटेशन से हमारे पास जो है वो हायर मोलिकुलर मास वाले जो है, या ये कहें ज्यादा कार्बन कार्बन चेन वाले जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। तो ये कहानी किसकी हुई, ये मैंने आप लोगों को बताया कैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आपके पास इनोलेट बनता है, क्या इनोलेट होता है, उसकी यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप जो है वो देखेंगे यहाँ पे इनोलेट कैसे बनता है, कैसे हमारे पास जो है वो रिएक्शन शो करता है इनोलेट। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये एक यहाँ पे कीटोन है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म। इसकी मैं रिएक्शन करवा देता हूँ किसके साथ, किसी बेस के साथ, D माइनस में इसको लिख रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी बेस हो सकता है, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है ये जो है वो क्या है, कार्बोनिल जो है वो क्रियात्मक समूह हमारे पास है। ये जो पोजीशन होती है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये होती है हमारे पास 0 पोजीशन। इसके रेस्पेक्ट में ही हम क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा देते हैं। ये हमारे पास कौन सी पोजीशन हो गई, अल्फा पोजीशन, और ये हमारे पास कौन सी पोजीशन हो गई, बीटा पोजीशन हो गई। ठीक है, अब होता क्या है, यहां से आपके पास जो अल्फा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है, अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो B माइनस जो है, जो एक बेस है, बेस आपको पता है क्या करने आया है, H प्लस खाने के लिए आया है। यहाँ पे एसिडिक H को कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, B माइनस। क्लियर है, बेस जो है वो एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। तो यहाँ से H प्लस के रूप में यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा। तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर देंगे हम, यहाँ पे इस बॉन्ड के अंदर, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि इस कार्बन पे जो है 5 बॉन्ड बन नहीं सकते। ये डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन पे।
अगली स्टेट हमारे पास क्या बनेगी, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में केवल क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इनोलेट। इसको हम क्या कहते हैं, इनोलेट। अब यहां से समझना इसका नाम मैंने इनोलेट क्यों लिखा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको कार्बन और कार्बन के बीच में क्या नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो इन प्लस ओलेट क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, या हिंदी में इसको बोले तो आप क्या बोलेंगे, इन। और इन किसके लिए आता है, डबल बॉन्ड के लिए। ओलेट यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, ओलेट यहाँ पे हमें बता रहा है कि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है। क्योंकि आपको पता है 8 अनुलग्न जो होता है वो किसके लिए लगता है, ऋणायन के लिए लगता है। और इन यहाँ पे बता रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया किसका, इनोलेट का, कैसे इनोलेट बनता है। ये यहाँ पे मैं आगे भी आपको सिखाऊंगा कैसे इनोलेट की फॉर्मेशन होती है। मैंने एक बेसिक सा छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। 2 बातें हमने डिस्कस कर ली है, कौन सी, कैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है और कैसे यहाँ पे इनोलेट बनता है, कैसे इनोलेट का नामकरण हुआ है। डबल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए हमने उसको इन बोला है। प्लस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए हमने उसको क्या बोला है, ओलेट बोला है। दोनों को कंबाइन अगर हम करते हैं तो क्या बनता है, इनोलेट। अब हम यहाँ पे जो है वो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इनोलेट्स जो है उसको और बेटर तरीके से समझते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर अल्फा कार्बन के ऊपर जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। वो कैसे बेस की प्रेजेंस में रिमूव होता है, कैसे निकलता है। उसके बाद हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, इनोलेट आयन की। और जो इनोलेट आयन बनता है वो SN2 अटैक के द्वारा या कहीं SN2 मैकेनिज्म के द्वारा जो है वो एल्किल हैलाइड को अटैक करता है और कार्बन कार्बन के नए बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो हम यहाँ पे पहले समझते हैं कि कैसे इनोलेट हमारे पास बनता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ किसका, मैलोनिक एसिड का। तो हमारे पास C2H5O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसके साथ CH2, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या है, C2H5। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है, मैलोनिक एसिड। इससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपके पास जो है वो इनोलेट बनता है और वो कैसे एल्काइल हैलाइड में अटैक करता है। तो मेरे पास मैं यहाँ पे एक बेस ले रहा हूँ जो एब्स्ट्रैक्शन का काम करेगा, जो H+ को खाने का काम करेगा, H+ को निकालने का काम करेगा। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ NaOC2H5। सोडियम पर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। किसके कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो यहाँ पे हमारे पास है सोडियम एथोक्साइड, इसको मैं बोलता हूँ क्या, सोडियम एथोक्साइड। आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, 2 कार्बन यहाँ पे मेंशन है, 2 C2H5 और Na+ जो है वो किसका नाम है, मैंने लिख दिया यहाँ पे सोडियम। अब चलते हैं आगे। तो आपको पता है यहाँ पे हमने जो बेस लिया है उसका वर्क क्या है, वो एसिडिक H+ या एसिडिक हाइड्रोजन जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, निकालेगा। तो कैसे ही पहला स्टेप होता है, पॉसिबल होता है। देखो पहले तो आप पोजीशन देखना सीखो। कार्बोनिल कंपाउंड जो है यहाँ पे CO नजर आ रहा है और यहाँ पर भी आपको क्या नजर आ रहा है, CO नजर आ रहा है। ये पोजीशन 0 होती है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी कार्बन की पोजीशन को आप, या उस कार्बन को आप क्या बोल देंगे, 0 पोजीशन बोल देंगे। उसके नेबर में जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पोजीशन बोलते हैं। तो ये हमारे लिए, अगर इसके रेस्पेक्ट में इसको मैं क्या बोलूंगा, अल्फा। चाहे आप इधर से ले लें इसके रेस्पेक्ट में, या ये क्या रहेगी पोजीशन, अल्फा पोजीशन रहेगी। अब आपको पता है अल्फा कार्बन जो है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक। तो यहां से मैं इसको थोड़ा खोल के लिखता हूँ, CH लिखता हूँ और इसके ऊपर इस हाइड्रोजन को थोड़ा अलग शो करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। OC2H5 जो है वो क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। समझ गए, H+ जो है या हाइड्रोजन जो है वो किसके रूप में निकल रहा है, H+ के रूप में निकल रहा है। इसका मतलब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। तो हमारे पास क्या स्पीशीज बनती है, देखो C2H5 ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, CH पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे फिर से C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और C2H5। समझ गए बात को। आप इसको बाहर अगर ऐसे लिखना चाहें, Na+ जो है वो एज ए काउंटर आयन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अगर लिख दें तो बहुत ही बढ़िया, नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। OC2H5- जो है वो हमारा यहाँ से H+ खाकर क्या बना लेगा, प्लस करके लिखूंगा मैं C2H5OH, एथेनॉल बन गया। अब देखो
मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया है। और न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा किस पे? एल्काइल हैलाइड पे, ताकि नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो भाई। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इसको मैं फर्स्ट स्टेप बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड स्टेप बोल रहा हूँ आसानी के लिए। मैं वहां से जो हमारे पास C2H5 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH पर माइनस, इसके साथ C डबल बॉन्ड O यहाँ पर O C2H5, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसको मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ और उसकी रिएक्शन किससे करवाता हूँ? CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। इसके अंदर रेजोनेंस भी है, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज भी है। कैसे है उसको मैं आगे बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है वो SN2 होता है। कैसा मैकेनिज्म होता है? SN2। आप क्लास 12 के अंदर ही पढ़ के आ जाते हैं SN2 मैकेनिज्म को। SN2 के बारे में सब जानते हैं कि यहाँ पे साथ साथ बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसको साइमल्टेनियसली बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। बॉन्ड फॉर्म भी होगा और बॉन्ड ब्रेक भी होगा। नया न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, पुराना बाहर निकलेगा। समझ गए बात को? तो आपको नजर आ गया होगा यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कौन है? Br है। ये ऐसे क्या जुड़ा हुआ है? ओल्ड न्यूक्लियोफाइल इसको हम कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? न्यू न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो है इस पे आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज, इस पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज। क्यों है ऐसा? कार्बन और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो ये नया न्यूक्लियोफाइल कार्बन के सेंटर पे अटैक करेगा और पुराना न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा। क्या यहाँ पे पोजीशन बनेगी? देखो यहाँ पे C2H5 इसके साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसके साथ मैं लिख सकता हूँ CH। क्या इस CH के साथ क्या जुड़ जाएगा? ये वाला CH3। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? CH3। कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ इतना पोर्शन हमारे पास, यहाँ पे इतना पोर्शन जो है वो कितनी बार है? 2 बार। क्या ऐसे 2 ग्रुप लगे हुए? देखो भाई, पहला वाला ग्रुप ये रहा और दूसरा वाला ग्रुप ये रहा। मैंने दोनों को क्या कर दिया? यहाँ पे साथ लिख दिया, ट्वाइस कर दिया। समझ गए? कार्बन की वैलेंसी पूरी है। 2 ये बॉन्ड बना रहे हैं, एक CH3 के साथ बना हुआ और एक क्या जुड़ा हुआ यहाँ पर? हाइड्रोजन। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या ये नया बॉन्ड बना है? इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे आपको नहीं बताना है ये क्या नया बॉन्ड बना है। इसी को क्या बोलते हैं? इनोलेट के द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। हमने यहाँ पे एक नया कंपाउंड बना लिया। किससे बनाया हमने? इनोलेट को यूज करके। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल था जिसके द्वारा मैं आपको समझाना चाहता था कि कैसे जो है वो हम इनोलेट फॉर्म करते हैं और कैसे यहाँ पर हम जो है इनोलेट के द्वारा नया कार्बनिक यौगिक संश्लेषित करते हैं। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा वो हमारे पास होगा अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी, अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता। मैं आपको देखना सिखाऊंगा कि कैसे अल्फा हाइड्रोजन जो है उसकी अम्लीय प्रकृति होती है, कौन से कंपाउंड के अंदर हमारे पास यहाँ पे अम्लीयता ज्यादा होती है अल्फा हाइड्रोजन की, कौन से में कम होती है, कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम चेक करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन जो है उसकी अम्लीयता कम होगी या ज्यादा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता, जिसको आप लिख सकते हैं एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारी नई हेडिंग है। इसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे जो है वो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर हमारे पास शो करता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल है। क्लियर है? इसके नेबर में जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो मैं अभी जनरल बात यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक कार्बन लगा दिया, यहाँ पे इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा है और बाकी वैलेंसी मैंने इसकी फ्री शो कर रखी है। समझ गए बात को? फ्री वैलेंसी शो कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बेस लेके आता हूँ। मैं यहाँ पे इसको लिख गया हूँ, अगर आपको विजिबल है, प्लस RO-। ये हमारे पास एक बेस है और आपको पता है बेस जो है वो क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो कैसे एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा आपको बताया, मैंने आपको देखना सिखा दिया। यहाँ पे ये वाली पोजीशन क्या रहेगी हमारे पास? 0 रहेगी। और ये वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन।
तो यहाँ से OR माइनस जो है या RO माइनस जो है वो क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो क्या है एसिडिक है। कैसे एसिडिक है वो मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप देखते चले। यहाँ से क्या बन जाएगा, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज फॉर्म, यहाँ पे बॉन्ड बने रहेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना रहेगा। क्लियर है, ये दो बॉन्ड मैंने एज इट इज यहाँ पे शो कर दिए हैं। हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में गया है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, छोड़ के गया तो इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का खुद का था, दूसरा किसका था, हाइड्रोजन का। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से कार्बन पे क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसको मैं एज इट इज बना देता हूं C+O और यहाँ पे फ्री वैलेंसी। क्या हमारे पास यही स्टेट बनेगी, और बाकी आप इसके साथ प्लस में करके लिख सकते हैं क्या, ROH। क्लियर है, हमारा मेन पॉइंट यही है, इसको हमें समझना है कि कैसे इनोलेट बनता है, कैसे एसिडिक H+ होता है। यहाँ पे जो है आप देख पाए होंगे, यहाँ पे कंजुगेशन है इसके अंदर। कैसे कंजुगेशन, देखो यहाँ पे ये पाई है, सिग्मा और नेगेटिव चार्ज, या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कंजुगेशन की या अनुनाद की यहाँ पे शर्त पूरी हो रही है। कंजुगेशन कौन सा प्रेजेंट है, पाई सिग्मा नेगेटिव या पाई सिग्मा लोड पे, ये हमारे पास अनुनाद की शर्त होती है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डबल साइडेड एरो बनाता हूँ, इस नेगेटिव चार्ज को कहां उतारूंगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में। अब आपको पता है इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे ही ये मैं डबल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, ये डबल बॉन्ड उठकर कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है, कार्बन, इन दोनों को हमने छेड़ा नहीं, एज इट इज रहेंगे। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये कार्बन यहाँ मैंने लिख दिया, इस बॉन्ड को हमने छेड़ा ही नहीं। इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, केवल सिंगल बॉन्ड ही बचेगा, क्योंकि एक बॉन्ड को मैंने कहां शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारे पास एक स्टेट बनी है, इसको मैं फर्स्ट कह देता हूं, इसको मैं सेकंड कह देता हूं। अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बनी, ये सेकंड स्ट्रक्चर बनी। और जिस भी कंपाउंड के अंदर हमारे पास रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि वो सारे कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होते हैं जिनसे H+ निकलने के बाद बनने वाला संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी हो। अगर बनने वाला संयुग्मी क्षार स्थायी होगा तो H+ फास्टली निकलेगा, जल्दी निकलेगा, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। यहाँ पे स्टेबिलिटी किससे मिल रही है, अनुनाद से मिल रही है। तो मैं इसको कह सकता हूं ये हमारे पास क्या है, संयुग्मी क्षार है। क्या है, ये हमारे पास संयुग्मी क्षार, और हमारा संयुग्मी क्षार जो है वो किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से स्टेबल है। समझ के बाद को, तो ये था हमारे पास टॉपिक अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता, कैसे अल्फा हाइड्रोजन निकलता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बना के बताता हूँ कौन कौन से कंपाउंड जो है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और उनकी pKa वैल्यू क्या होती है, और pKa का और एसिडिटी का क्या रिलेशन होता है, pKa और अम्लता का क्या रिलेशन होता है, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। अब हम यहाँ पे जो है वो सारणी को डिस्कस करते हैं, pKa की जो सारणी होती है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि pKa जो है उसका अम्लता के साथ क्या रिलेशन होता है। तो आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के जाते हैं कि pKa की जो वैल्यू है, pKa जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, अम्लता के या एसिडिटी के। क्लियर है कहानी, या ये आप ये कह सकते हैं कि Ka जो है उसका ऋणात्मक लोग होता है। ठीक है, आप Ka जो लिखते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप वियोजन स्थिरांक बोलते हैं, जिसका आप कोई भी एसिड जो है उसका आप क्या लिखते हैं, Ka लिखते हैं, और बेस होता है उसका आप K भी लिखते हैं। तो उसका जो वियोजन स्थिरांक जो K आप लिखते हैं उसका क्या होता है, ऋणात्मक लोग होता है। तो pKa जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अम्लता के। हम ये कह सकते हैं कि अगर pKa की वैल्यू ज्यादा होगी तो अम्लता का मान क्या होगा, कम होगा। अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सारे कंपाउंड डिस्कस करूंगा जो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से एसिडिक नेचर शो करते हैं, अम्लता शो करते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो कम ज्यादा होती है, और उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, वो कैसे बात जो है वो आपको समझनी है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे किसके लिए, एसीटोन के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा CH3CO, यहाँ पे CH2 और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन CH3 है, उसको मैंने क्या करा यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन को अलग से शो किया है। तो आपको पता है जो बेस होगा आपके पास, जो बेस का काम करेगा वो सबसे पहले क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मैं एक इसी फर्स्ट एग्जांपल के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात को। B- जो है वो किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में बाहर जाएगा। इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज छोड़ के जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जो हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये पोजीशन जो है यहाँ वाली ये क्या है, 0 पोजीशन है। ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन, आप किसी की तरफ से कर सकते हैं, दोनों ही क्या हमारे पास अल्फा कार्बन है। तो B- जो है वो यहाँ से क्या ले जाएगा, इस H+ को। तो
तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास कंजुगेट बेस बनेगा वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। हाइड्रोजन यहां से निकल गया, CH2 पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बोनिल का जो C डबल बॉन्ड O है या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके साथ क्या है, कंजुगेशन के अंदर है, संयुग्मन के अंदर है। तो इसमें क्या होगा, अनुनाद। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन पे। अगली स्थिति क्या बनेगी, मैं केवल एक के अंदर ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं आए। CH3, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, C, सिंगल बॉन्ड बचेगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। क्या यही बनेगी हमारे पास अनुनादी संरचना? लेकिन आपको पता है कि यहाँ CO जो है कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप है, उसकी दूसरी तरफ क्या लगा है, CH3 ग्रुप लगा है। इसका कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। कहने का मतलब है ये लगातार जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये उतना ज्यादा यहाँ पे लोकलाइज नहीं, डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा या विस्थानीकृत नहीं हो पाएगा जितना इसको होना चाहिए। कहने का मतलब कि नेगेटिव जितना फास्ट यहाँ पे आना चाहिए उतना नहीं आ पाएगा। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे CH3 जो है उसका कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट का तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये इसके कार्बन के ऊपर पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो यहाँ से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो नहीं पाएगी, इसलिए इसकी एसिडिक नेचर क्या होती है, कम होती है। इसकी pK वैल्यू कितनी है, 20। अगर pK वैल्यू ज्यादा है तो अम्लता क्या हो जाती है, कम। मैं इस बात को आगे भी एक्सप्लेन करूंगा इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद। हम दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पे एथिल एसीटेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हमारे पास क्या है, एथिल समूह है, ठीक है। और आपको पता है मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एसीटेटाइन, जिसको मैंने बोर्ड पे लिखा है ये एसीटेटाइन है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, C2H5, तो नाम क्या हो गया, एथिल एसीटेट। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको नाम का भी आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। अब हम अपनी मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट हमारा क्या है, हमें ये देखना है कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलने के बाद, H+ निकलने के बाद क्या स्थिति बनती है। तो यहाँ से H+ जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस पर कैसा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। समझ गए बात को, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ उतरेगा, इस कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। लेकिन आपको पता है यहाँ पे इसकी अनुनादी संरचना आप बना सकते हैं खुद से, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये भी कंजुगेशन में है, किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ। तो क्या ये दोनों तरफ से कंजुगेशन शो कर रहा है, इधर से CH2 का माइनस कंजुगेशन कर रहा है, यहाँ पे OC2H5 का जो ऑक्सीजन जो है उसका लोन पेयर कंजुगेशन शो कर रहा है। तो डबल साइड कंजुगेशन है, ठीक है। तो इस एथिल एसीटेट की अम्लीयता जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एसीटोन से भी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि इसकी pK वैल्यू कितनी है, 25। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कंजुगेशन जो है उसकी, इसको रोकने वाला यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे केवल CH3 था जिसका प्लस आई होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अनुनाद के द्वारा ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर उतार रहा है संयुग्मन के अंदर, ठीक है ना। अनुनाद जो है उसके अंदर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उतार रहा है, तो संयुग्मन में कौन है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है। तो होता क्या है, ये CH2 का नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो पाता है। अगर संयुग्मी क्षार का नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम। ये बातें आपको जरूर कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको बार बार इन चीजों को रिपीट करूंगा, आपको समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप आराम से पूरे लेक्चर को देखिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। एक पॉइंट पे आपको फोकस रखना है कि H+ निकलने के बाद संयुग्मी क्षार का नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है स्टेबलाइज होने के अंदर, अगर वो डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, उसका विस्थानीकरण नहीं हो पा रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, डाइएथिल मेनोएट, जो जिसको बोला जाता है मेरोनिक एस्टर। तो मेरोनिक एस्टर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमारा अल्फा कार्बन, ये 0 पोजीशन है, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गई, अल्फा, और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गई, अल्फा। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, H+ निकालना है। CH के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब देखो जी, यहाँ से आपको बताइए नेगेटिव चार्ज कहाँ उतरेगा, इस कार्बन कार्बन के बीच में, ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कहाँ से उतर जाएगा, ऑक्सीजन पे। क्या ऐसी स्थिति यहाँ भी पॉसिबल, इस साइड से भी हो सकता है, दोनों साइड कहीं से भी हो सकता है। ये डबल बॉन्ड कहाँ से उतर जाएगा, ऑक्सीजन पे। लेकिन यहाँ पर फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे दोनों साइड से स्टेबल तो हो रहा है,
ये CH का नेगेटिव जो है दोनों साइड से स्टेबल हो रहा है। यहाँ पे ऊपर वाले में सिर्फ एक साइड से स्टेबल हो रहा था CH2 का नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे दो तरफ से हो रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर। ये भी क्या करेगा? ये लोन पेयर यहाँ पे उतरेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। क्या सेम स्थिति इधर भी बन रही है? इधर भी ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में उतरेगा, डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाएगा? ऑक्सीजन पे। लेकिन आपको पता है यहाँ पे CH माइनस जो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए दो पोजीशन है, दो जगह है, तो वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा किसके कंपैरिजन में? ऊपर वाले के, जो हम पढ़ के आए हैं एथिल एसीटेट, उसके कंपैरिजन में। तो इसकी pK वैल्यू कितनी है? 13 है। इसके कंपैरेटिव कम है। अगर कम है pK की वैल्यू तो एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो है एथिल एसिटो एसिटेट, या इसको बोलते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर। यहाँ आप देखेंगे कि सिर्फ चेंज क्या है? यहाँ पे C2H5OO की जगह मैंने क्या लगा दिया है? CH3CO। ठीक है। अब आपको पता है यहां से जो स्थिति जो बनी हुई थी, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या था? लोन पेयर। किस तरफ? दोनों तरफ। क्या यहाँ पे दोनों तरफ ऐसी स्थिति है? नहीं है। यहाँ पे केवल एक साइड ही जो है मैं यहाँ से H+ को बढ़ाता हूँ और इस पर क्या बनाता हूँ? नेगेटिव चार्ज। समझ गए बात को? अब यहाँ से स्टेबलाइज होने के लिए देखो, ये यहाँ से भी स्टेबलाइज हो सकता है ऐसे, या ये यहाँ से भी स्टेबलाइज हो सकता है इस तरीके से। लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो थोड़ी परेशानी यहाँ पे खड़ी करेगा। ये भी यहाँ उतर सकता है और ये कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो जितना CH माइनस जो है वो स्टेबल होना चाहिए उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ऊपर वाले की तुलना में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ जो है कोई ऑक्सीजन नहीं है जो हमारी स्टेबिलिटी के अंदर बाधा उत्पन्न करे। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी तुलना में ज्यादा हो जाएगी। तो अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो pK वैल्यू क्या हमारे यहाँ पे कम है, इसकी 13 थी, इसकी कितनी है? 11 है। और pK वैल्यू अगर कम है तो आपको पता है एसिडिटी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल 2,4 पेंटेन डाइऑन जो है एसिटिल एसीटोन। ठीक है। तो आपको पता है, मैं ये कह दूं आपको, ये समूह जो है वो क्या है? एसिटिल समूह है। समझ गए बात को? या ये कह सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, CH3 ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। समझ गए बात को? यहां से एक हाइड्रोजन को मैंने कम किया, कितना? CH2 बचा। जो फ्री वैलेंसी हुई उस पर मैंने क्या लगा दिया? एसिटिल समूह लगा दिया। इसका नाम क्या हो गया? एसिटिल एसीटोन। समझ गए बात को? एसिटिल समूह लगाया मैंने किस पे? एसीटोन के ऊपर। एसीटोन का जो अल्फा कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन मैंने हटा के एसिटिल समूह जोड़ा, नाम क्या बन गया? एसिटिल एसीटोन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कह सकता हूँ, देखो जी यहाँ पे जो अल्फा कार्बन हमारा है जो बीच में बना हुआ है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है आपको अगर विजिबल है तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज होने के लिए कितनी जगह हैं? 2 जगह हैं। ये नेगेटिव यहाँ उतरेगा कार्बन कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड कहां से उतर जाएगा? ऑक्सीजन पे। इधर भी उतर सकता है, सेम स्थिति है, दोनों तरफ उतर सकता है। क्या यहाँ पे किसी भी तरफ ऑक्सीजन है? नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारी एसिडिटी के अंदर जो बाधा उत्पन्न करता है जो फैक्टर, क्या वो हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप एक एक बात को जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझिए। फोकस वहीं करना है कि कंजुगेट बेस जो बनेगा H+ निकलने के बाद उसकी स्टेबिलिटी को क्या कोई फैक्टर जो है वो इफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा है। उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी दोनों तरफ है, क्योंकि यहाँ पे 2 CO लगे हुए हैं, वो दोनों तरफ स्टेबल हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये कंसेप्ट जो है वो स्टेबल को स्किप कर देते हैं टीचर्स, लेकिन नहीं करना चाहिए। आपको यही नहीं पता कि कैसे चेक करना है एसिडिटी, तो आप कैसे पढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं हमारे 7th पॉइंट की। 7th पॉइंट के अंदर आप देखो, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है CO, ये अल्फा कार्बन है हमारे पास। अल्फा कार्बन में जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसको मैं हटाता हूं यहां से। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, CH लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। क्लियर है? अब इस हाइड्रोजन को मैंने हटाया, CH और इस पर नेगेटिव। ठीक है ना, यहाँ पे CH2 है, मैंने CH लिखा हुआ था। यहाँ पे हाइड्रोजन आपने हटाया, CH माइनस बचा। अब देखो जी यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो कितनी तगड़ी है। कैसे तगड़ी है? देखो यहाँ से नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच वाला डबल बॉन्ड कहाँ जा सकता है? इस ऑक्सीजन के ऊपर है। लेकिन यहाँ से एक साइड से और कंजुगेशन है, साइनाइड जुड़ा हुआ है भाई। साइनाइड क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन कार्बन के बीच में उतरेगा और ये ट्रिपल बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाएगा? नाइट्रोजन पर। अगर नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर रहा है तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर भी दोनों तरफ से नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ से स्थायी हो रहा है
तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा। पीके वैल्यू यहाँ पर कम है, कितनी है 9 है, और यहाँ पर इसकी भी कितनी थी 9 ही थी, ठीक है ना। तो ये थी हमारे एसिडिटी चेक करने का तरीका। यहाँ पे कैसे आपको चेक करना है कि किसकी पीके वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है। अगर पीके वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। पीके वैल्यू कम है तो एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मोनो फंक्शनल ग्रुप है, या ये कहें जिनके अंदर केवल एक CO प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा था एसीटोन का, और दूसरा एग्जाम्पल किसका लिखा, एथिल एसीटेट का। इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि कैसे जो है ये H+ निकालना कम पसंद करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, या फॉरवर्ड रिएक्शन जो है H+ निकलने की जो टेंडेंसी है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब अग्रविक्रिया, अग्रविक्रिया का होने का मतलब H+ निकालना ये कम क्यों पसंद करते हैं, इस बात का मैं आपको एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो मोनो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एसीटोन था हमारे पास, एथिल एसीटेट था, इनकी जो है वो एसिडिटी कम क्यों होती है, H+ ज्यादा कम क्यों पसंद करते हैं। तो उसका रीजन जो है वो ये है कि जो इनके H+ निकालने के बाद जो बेस जो है, जो इनसे H+ निकालता है, उसकी pKa की वैल्यू जो है वो इनकी तुलना में क्या होती है, कम होती है। अगर pKa वैल्यू की कम, pKa वैल्यू जो है वो कम है इनके कंपैरिजन में, तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। देखिए कैसे समझेंगे इस बात को। हमारे पास एसीटोन है CH2, यहाँ पे कार्बन इसके ऊपर एक हाइड्रोजन जिसको मैंने खोल के लिख दिया है, इसके साथ C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हमारे पास है CH3। समझ गए बात को। इसका pKa जो होता है वो होता है 20। कितना होता है, 20। अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ OC2H5, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। समझ गए बात को। अब देखो यहाँ से क्या होगा, आपको पता है ये इसको क्या खाना है, H+ खाना है। तो ये H+ कैसे खाएगा, यहाँ से H+ खाएगा। कैसे रिएक्शन होगी, देखो यहाँ से बनेगा CH2 नेगेटिव, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ है CH3। क्या यही स्थिति बनेगी, और इसके साथ हमारे पास क्या मिलने वाला है, C2H5OH। ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन H+ निकलने के बाद जो स्पीशीज बनी है, क्या वो यही बनी है। अब देखो जो C2H5OH जो आपके पास बना है, इसका pKa वैल्यू जो होता है वो होता है 16। तो आप ये बात ध्यान रखना कि जिसको आप H+ निकाल के कंजुगेट बेस बना रहे हैं, क्या वो कंजुगेट बेस बनाना पसंद करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। यहाँ पे इसकी pKa 20 है, और जो बेस यहाँ से H+ खा के एसिड बन रहा है, ठीक है ना, वो उस एसिड की pKa वैल्यू कितनी है, 16 है। तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसकी pKa कितनी है, 20 है। अगर pKa वैल्यू ज्यादा है तो वीक एसिड है, यहाँ पे pKa वैल्यू कम है तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसकी pKa वैल्यू जो है वो 16 होती है, इसलिए जो है ये रिएक्शन कम फेवरेबल होती है, या ये जो है वो H+ देना कम पसंद करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, एथिल एसीटेट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, OC2H5। ये हमारे पास क्या है, एथिल एसीटेट है। इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ किसके साथ, OC2H5। pKa वैल्यू की अगर बात करें किसकी, एथिल एसीटेट की, तो कितनी होती है, 25 होती है। अब देखो ये फिर से वही क्या काम करेगा, क्या करेगा, H+ को बाहर निकालेगा, एसिडिक H को। तो यहाँ से जो एसिडिक H बाहर निकलेगा, ये खाया H+, ठीक है। तो क्या कार्बन पे कैसे चार्ज छोड़ के जाएगा, नेगेटिव। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH2 पर कैसा चार्ज, नेगेटिव, इस पे C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, C2H5। फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5OH। इसके लिए pKa कितना होता है, 16। आपने जो एथिल एसीटेट लिया है उसका pKa कितना है, 25। इसकी अम्लता क्या होगी, कम। C2H5OH की अम्लता क्या होगी, ज्यादा। अब आपको पता है pKa ज्यादा तो अम्लता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अम्लता कम है तो H+ देना कम पसंद करेगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर फिर क्या किया जाए ताकि ये आसानी से H+ दे दे। तो हम मैं दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कौन सा बेस हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि ये आसानी से H+ दे दे, और हमारे पास इनकी एसिडिटी जो है वो इस एग्जाम्पल की तुलना में, जो हमने यहाँ पे OC2H5 लिया है, ठीक है, ऑक्साइड आयन जो लिया है, इसकी तुलना में क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए।
इन दोनों एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पहला कौन है एसीटोन, दूसरा कौन है एथिल एसीटेट। अगर यहाँ से आपको H+ निकालना है तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये यहाँ पे जो है मैं एमाइड लेता हूँ, कहने का मतलब NH2- ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? NH2- लेता हूँ। NH2- जो यहाँ से क्या करेगा? H+ को खाएगा। क्या यही स्थिति बनेगी? NH2- H+ को खा के क्या बना देगा? यहाँ पर NH3 बना देगा। और NH3 का pKa होता है कितना? 35। यहाँ पे इसका pKa कितना है? 20 है। तो आपको पता है इसका pKa ज्यादा, तो अम्लता क्या हो जाएगी? कम, और इसकी अम्लता क्या होगी? एसीटोन की ज्यादा। दूसरा भी हम यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? NH2-। तो यहाँ से आपको पता है ये फिर से H+ खाएगा, H+ खाएगा तो CH2COO C2H5 बनेगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? NH3। pKa बराबर आप क्या लिखेंगे? 35। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे pKa कितना है? 25, यहाँ पे pKa 35। और आप जानते हैं रिलेशन किसका? pKa जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अम्लता के। pKa की वैल्यू ज्यादा, अम्लता उतनी ही कम होती है। तो आज की कहानी को हम करते हैं यहीं पे खत्म। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखना, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और हम फर्दर जो है वो टॉपिक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई भी चीज जो है यहाँ पे स्किप नहीं करूंगा मैं। और आपको अगर कोई डाउट है, ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीखनी जरूरी है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फर्दर स्टडी जो होगी उसमें भी काम आएंगे, और आपको इतना कंसेप्ट पता होना चाहिए कि H+ निकलने के बाद कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। मैं स्किप भी कर सकता था, सीधा जो है यहाँ पे आपको सिंथेसिस करना सिखा देता, लेकिन आप ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, उसको बोलते हैं रटाना। मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।